विक्टर फ्रैंकल की ये किताब सिर्फ एक हौलनाक दास्तान नहीं है। ये किताब 20वीं सदी के सबसे गहरे और ताकतवर नजरियात में से एक का सबूत है। ये उस सवाल का जवाब है कि जब किसी से उसका सब कुछ छीन लिया जाए तब भी जीने की कोई वजह कैसे तलाश की जा सकती है। आइए इस सफर को जरा गहराई से समझते हैं। नीत्शे का ये मशहूर कॉल आप समझ लें कि इस पूरी बहस का मरकज है कि अगर जिंदगी में कोई वजह मौजूद हो तो फिर कैसे जीना है, उसकी मुश्किलें बर्दाश्त की जा सकती हैं। फ्रैंकल का सारा फलसफा, उनका सारा तजर्बा इसी एक ख्याल के गिर्द घूमता है। अच्छा, तो हमारा ये सफर वहीं से शुरू होता है जहां फ्रैंकल की अपनी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई थी, ऑश्विट्ज के दरवाजे पर। यहां पहुंचने का सीधा सीधा मतलब था कि आपकी शनाख्त, आपका माजी, आपकी हर चीज अब मिटा दी गई है। कैंप पहुंचते ही सबसे पहले जिस चीज का सामना होता था वो था उंगली का खेल। एक एसएस ऑफिसर अपनी उंगली से बस एक इशारा करता, दाएं या बाएं, और यही इशारा जिंदगी और मौत का फैसला कर देता था। दाएं तरफ भेजे जाने का मतलब था कि आप काम करेंगे और बाएं तरफ का मतलब था सीधा गैस चेंबर। यहां बचना किसी काबिलियत पर नहीं बल्कि बस एक लम्हे के इत्तेफाक पर मुनहसर था। और हकीकत ये थी कि फ्रैंकल की ट्रेन से उतरने वाले तकरीबन 90% लोगों के लिए इस उंगली के खेल का नतीजा मौत ही था। चंद ही घंटों के अंदर उनका वजूद खत्म हो गया। ये उस नई हौलनाक दुनिया की पहली और सबसे कड़वी सच्चाई थी। जब एक गार्ड ने फ्रैंकल से उसकी जिंदगी भर की मेहनत, उसका साइंसी मसौदा छीन कर फेंक दिया तो उसके मुंह से बेख्तियार सिर्फ यही एक लफ्ज निकला। ये वो लम्हा था जब उसे वाकई एहसास हुआ कि उसका माजी, उसकी पिछली पूरी जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। सामान, कपड़े, यहां तक के सर के बाल तक मोड़ दिए गए। हर वो चीज जो किसी की शनाख्त होती है वो मिटा दी गई। आखिर में इन सब के पास सिर्फ एक ही चीज बची थी और वो था उनका अपना बरहना वजूद। तो सवाल यह है कि जब बाहर की दुनिया में सब कुछ तबाह हो जाए तो इंसान के अंदर क्या होता है? फ्रैंकल का असल काम इसी नफ्सियाती सफर को समझना था जो उन हालात में शुरू होता है। फ्रैंकल ने यह नोट किया कि हर कैदी आमतौर पर 3 नफ्सियाती मराहल से गुजरता है। पहला मरहला कैंप पहुंचने का शदीद सदमा होता है। दूसरा, रोजाना की हौलनाकी देखते देखते पैदा होने वाली बेहिसी, यानी एक तरह की जज्बाती मौत। और तीसरा, जो लोग बच जाते उनके लिए रिहाई के बाद वापस दुनिया से जुड़ने की अजीब कश्मकश। लेकिन यहां एक बहुत हैरानकुन बात सामने आई। इन तमाम जिस्मानी और जहनी अजियतों के बावजूद ये मुमकिन था कि कैदियों की अंदरूनी रूहानी जिंदगी मजीद गहरी हो जाए। मोहब्बत की यादें, कुदरत की खूबसूरती, यहां तक कि हंसी मजाक का एहसास भी, ये चीजें मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थीं। और इसी तजुर्बे से फ्रैंकल एक बहुत अहम, एक बुनियादी नतीजे पर पहुंचे कि एक इंसान से उसकी हर चीज छीनी जा सकती है। उसका माल, उसकी सेहत, उसके रिश्ते, सब कुछ सिवाय एक चीज के। और वो आखिरी चीज इंसानी आजादियों में से सबसे आखिरी आजादी, यानी किसी भी किस्म के हालात में अपना रवैया खुद मुंतखब करने की आजादी। हालात चाहे जैसे भी हों, उन पर रद्द अमल कैसे देना है, ये इंतखाब हमेशा हमारे पास रहता है। यही वो ताकत है जिससे कोई नहीं छीन सकता। कैंप के इन तजुर्बात ने फ्रैंकल के उन नजरियात को मजीद पुख्ता कर दिया जो वो पहले से सोच रहे थे, और यहीं से एक नए नफ्सियाती इलाज की बुनियाद पड़ी जिसे आज हम लोग लोगोथेरेपी के नाम से जानते हैं। देखें, इस वक्त फ्राइड का नजरिया बहुत मकबूल था कि इंसान की बुनियादी ख्वाहिश लज्जत हासिल करना है, लेकिन फ्रैंकल ने इसे चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इंसान की सबसे बुनियादी और गहरी ख्वाहिश लज्जत नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में कोई माना या मकसद तलाश करना है। यही वो चीज है जो हमें असल में आगे बढ़ाती है। और इसी नजरिए पर मबनी इलाज का नाम है लोगोथेरेपी। ये थेरेपी माजी की उलझनों में खोए रहने के बजाय इंसान को मुस्तकबिल की तरफ देखने में मदद देती है। इसका मकसद यह है कि इंसान को जीने के लिए कोई ना कोई मकसद मिल जाए। फ्रैंकल के मुताबिक जब इंसान की माना तलाश करने की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो एक वजूदी खला, यानी एक अंदरूनी खालीपन का शिकार हो जाता है। और ये खालीपन अक्सर बोरियत, डिप्रेशन और मुख्तलिफ किस्म के नशों की सूरत में जाहिर होता है। लोगोथेरेपी इसी खला को पुर करने की कोशिश करती है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया है कि मानी तलाश करना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि ये मानी तलाश कैसे किए जाएं? फ्रैंकल ने इसके लिए 3 बड़े वाज़ेह रास्ते बताए हैं। ये तीनों रास्ते बहुत अमली हैं। पहला, कोई काम करके या कुछ नया तख्लीक करके। दूसरा, किसी चीज को गहराई से महसूस करके या किसी इंसान से मोहब्बत करके। और तीसरा, और ये सबसे अहम है,
जब हम किसी ऐसी मुसीबत का सामना करें जिसे हम बदल नहीं सकते, तो उस मुसीबत के बारे में अपना रवैया मुंतखब करके हम मानी तलाश कर सकते हैं। अब इन तमाम नजरियात को मिलाकर फ्रैंकल एक बहुत ही ताकतवर नतीजा पेश करते हैं। वो ये कि जिंदगी की तमाम तर तकालीफ के बावजूद पुरुम्मीद रहना मुमकिन है। वो इसे अलमनाक रजायत का नाम देते हैं। इसका मतलब यह है कि दर्द, जुर्म और मौत जैसी हकीकतों को तस्लीम करने के बावजूद जिंदगी को हाँ कहने की हिम्मत रखना। ये इस बात पर यकीन है कि जिंदगी अपनी तमाम मुश्किलात के बावजूद बामानी है। यहाँ एक बात वाज़े रहे कि फ्रैंकल तकलीफ को कोई अच्छी चीज़ नहीं कह रहे, बल्कि उनका कहना है कि चूंकि तकलीफ जिंदगी का एक हिस्सा है, इसलिए इसमें भी कोई ना कोई माने तलाश किए जा सकते हैं। अगर जिंदगी का कोई मतलब है तो फिर तकलीफ का भी कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। और यही वो नुक्ता है जहां तकलीफ एक फतह में बदल सकती है। यानी जब हम अपने बैरूनी हालात को बदलने की ताकत नहीं रखते, तब भी हमारे पास खुद को बदलने का चैलेंज और मौका हमेशा मौजूद होता है। आखिर में फ्रैंकल हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देते, बल्कि एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि असल सवाल ये नहीं है कि हम जिंदगी से क्या उम्मीद रखते हैं, असल सवाल ये है कि जिंदगी हमसे क्या उम्मीद रखती है। हमारे मौजूदा हालात हमसे किस जिम्मेदारी का, किस अमल का तकादा कर रहे हैं, और इस सवाल का जवाब हर एक को अपने लिए खुद तलाश करना है।